Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and great in your life. So आज की जो ये वीडियो होने वाली है ये एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है फॉर द स्टूडेंट्स जो कि पीएचडी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं. एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू दैट आई एम अ पीएचडी स्कॉलर एंड आई एम परसुइंग माई पीएचडी इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज फ्रॉम महाराजा रंजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी बठिंडा एंड आई एम इन द सेकेंड ईयर ऑफ माई पीएचडी. तो जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं किसी भी स्ट्रीम के फ्रॉम MRSPTU भटिंडा से पीएचडी करने का जो सोच रहे हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है. मैं इस वीडियो में उनसे शेयर करूंगी कि आपको अगर MRSPTU से पीएचडी करनी है तो उनको क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन सा क्राइटेरिया वो फुलफिल करें, कौन सा टेस्ट उनका क्लियर होना चाहिए, एनरोलमेंट के बाद उनको स्कॉलरशिप लगती है कि नहीं लगती है, और अगर लगती है तो वो कितने अमाउंट की होती है. तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगी. एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो जिन भी स्टूडेंट्स ने अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर ली है और अब वो पीएचडी करना चाहते हैं फ्रॉम MRSPTU भटिंडा, तो वो कौन कौन से स्टेप्स फुलफिल करें, कौन कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करें यहाँ पर एनरोल्ड होने के लिए, मैं वो सब आपसे क्लियर करने जा रही हूँ. तो सबसे पहला कि उनके पास एक मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए जो कि सबसे बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है. ठीक है. एंड ऑब्वियसली अगर उसके पास मास्टर्स की डिग्री है तभी वो पीएचडी के लिए सोच रहा होगा, तो ये वाला क्राइटेरिया तो सभी का ही फुलफिल होगा. नाउ द सेकंड स्टेप इज कि यहाँ पर पीएचडी स्टूडेंट एनरोल्ड होने के लिए उसके पास कौन सा टेस्ट क्वालिफाइड होना चाहिए. ठीक है. तो दो तरह के टेस्ट होते हैं. फर्स्ट वन इज एनी नेशनल लेवल टेस्ट. कोई भी नेशनल लेवल का टेस्ट अगर स्टूडेंट का क्वालिफाइड है तो यहाँ पर एनरोल्ड होने के लिए एलिजिबल है, सिर्फ उसको इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा. ठीक है. और नेशनल लेवल का टेस्ट फॉर एग्जांपल GPAT और गेट, अगर ये उनके पास क्वालिफाइड है. लेकिन अगर कोई भी नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाइड नहीं है तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है. तो जो यूनिवर्सिटी है वो अपना एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, दैट इज़ पैट, PET, पैट, दैट इज़ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट. ठीक है. अगर स्टूडेंट के पास नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाइड नहीं है तो उसको इस पैट, ये जो पैट का एग्ज़ाम है इसके लिए अपियर होना पड़ेगा, इसको क्लियर करना पड़ेगा, तो फिर वो एलिजिबल होगा यहाँ पर एनरोलमेंट के लिए. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आएगा ये सुनकर वो ये होना चाहिए कि जो पैट का एग्ज़ाम है ये कब होता है, यूनिवर्सिटी कब कंडक्ट करवाती है, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और क्लियर करने के लिए हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा. तो ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहे होंगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन हम क्लियर करते हैं, सबसे पहला डाउट हम क्लियर करते हैं कि जो पैट का एग्ज़ाम होता है वो एक साल में 2 बार होता है. एक बार होता है वो जनवरी या फरवरी के बीच में वो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है. इसकी नोटिफिकेशन आपको दिसंबर एंड तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आ जाती है. आपको फॉर्म फिल करना होता है. फॉर्म फिलिंग के लिए आपको 2000 रुपीज़ पे करने होते हैं और आपको फॉर्म फिल करना होता है, और जनवरी एंड तक या फरवरी स्टार्टिंग तक आपका एग्ज़ाम जो होता है वो कंडक्ट हो जाता है. सेकंड कब होता है? जून जुलाई में. जून जुलाई के टाइम पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप फॉर्म फिल करेंगे, जुलाई एंड या अगस्त स्टार्टिंग तक आपका जो एग्ज़ाम होता है पैट का वो कंडक्ट हो जाता है. तो जो पैट का एग्ज़ाम होता है इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? इसमें आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. ठीक है. जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं वही इसमें आते हैं, और इसमें आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. ठीक है. पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए जो होता है वो होता है आपका RM और जनरल एप्टीट्यूड. पार्ट ए में कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सचर होता है आपका RM दैट इज रिसर्च मैथोडोलॉजी, एंड सेकंड उसमें क्या आता है आपका जनरल एप्टीट्यूड. वो मिक्स क्वेश्चंस होते हैं. और जो पार्ट 2 है वो रहता है आपका जो आपकी स्ट्रीम के क्वेश्चन होता है. फॉर एग्जांपल मैं फार्मेसी की हूँ, तो जब मैंने पैट दिया था तो जो पार्ट बी था उसमें सारा फार्मेसी से रिलेटेड था. फार्मेसी मीन्स ऐसा नहीं होता कि आपकी मास्टर सिटिक्स में है तो सिर्फ सिटिक्स आएगी, सारा सब कुछ कंबाइन आता है. जो भी आपने बैचलर्स में अपना पढ़ा होता है ना, B.Pharm M.Pharm, वो सारा मिक्स होके आपका पार्ट बी में आता है. तो जो किसी और स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ भी सेम होगा. पार्ट ए में क्या आएगा? RM दैट इज रिसर्च मैथोडोलॉजी और साथ में जनरल एप्टीट्यूड, और जो पार्ट बी होगा वो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उस तरह का आता है. ठीक है. तो टोटल जो आपका मार्क्स होते हैं पैट एग्जाम के वो होते हैं 100 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको स्कोर करने होते हैं 50 मार्क्स. वो आप पार्ट ए से लें, पार्ट बी से लें, कंबाइन जैसे भी, बस आपको 50 मार्क्स आने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45 मार्क्स फॉर OBC एंड SC कैटेगरी. एंड सेकंड थिंग, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. तो आपको इसको क्लियर करने के लिए इफ़ यू आर फ्रॉम जर्नल कैटेगरी आपको 50 मार्क्स स्कोर करने हैं पार्ट ए पार्ट बी कंबाइन करके, और अगर आप OBC और SC कैटेगरी के तो आपको 45 मार्क्स चाहिए.
तो ये था आपका पेट का, कि आपको पेट के एग्जाम में क्या क्या आता है, कब कंडक्ट होता है। सो अब स्टूडेंट ने पेट के लिए वो अपीयर हुए, पेट उनका क्लियर हो गया। सो नाउ व्हाट इज द सेकेंड स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम उस पर बात करते हैं। तो जैसे ही आप लोग पेट दोगे, आपको विद इन 2 to 3 वीक्स आपको नोटिफिकेशन, मेल के थ्रू नोटिफिकेशन भेजेगी यूनिवर्सिटी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम क्लियर है, आपके इतने मार्क्स हैं। अब आपको इंटरव्यू के लिए इस डेट पे यूनिवर्सिटी में अपीयर होना है। तो आप उस डेट पे आ जाओगे, आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, बेसिकली वहाँ पर एक पैनल होगा जो आपसे बेसिक आपकी फील्ड के रिगार्डिंग बेसिक क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपका एग्ज़ाम क्लियर, आपका इंटरव्यू में आप अपीयर हो गए, अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो फिर आप यहाँ पर MRSPTU में PhD के लिए एलिजिबल हो एनरोल्ड होने के लिए, ठीक है। अब जो स्टूडेंट है उसका पेट क्वालिफाइड है, उसका वो इंटरव्यू में अपीयर हुआ, उसका इंटरव्यू क्लियर है। तो अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, नेक्स्ट चीज़ जो स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा वो होगा कि क्या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाती है, अगर वो स्कॉलरशिप है तो वो कितने अमाउंट की है, और PhD में फ़ीस कितनी है, ठीक है। तो अब हम इन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्कॉलरशिप की। तो जो भी स्टूडेंट्स का पेट क्लियर होता है और जिनका इंटरव्यू क्वालिफाई होता है, उनको जो यूनिवर्सिटी है वो प्रोवाइड करती है स्कॉलरशिप, दैट इज़ यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलो कम टीचिंग एसोसिएट। ये एक स्कॉलरशिप है जिसमें यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है 15,000 रुपीज़ पर मंथ। और इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे स्कॉलरशिप में हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल नॉलेज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं इस स्कॉलरशिप पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि और कौन कौन से फ़ायदे आपको स्कॉलरशिप के मिलते हैं, ये सब मैं आपसे डिस्कस करूँगी, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना कि यूनिवर्सिटी जो है वो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाती है जिसमें आपको 15,000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट का पेट क्लियर है, इंटरव्यू क्लियर है, वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि उसको PhD कंप्लीट करने के लिए कितना पे करना पड़ेगा, यहाँ पर PhD की फ़ीस कितनी है। तो जब आपका इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाता है, आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो आपको एक मेल जाती है यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने इस डेट को अपनी एनरोलमेंट करवानी है, so that you can enrolled as a PhD scholar in MRSPTU Bhatinda। तो उसके लिए आपको पे करना होता है 31,000। और उसके बाद जो आपकी पर सेमेस्टर फीस है, जो हर 6 महीने में आपको फीस देनी होगी, दैट इज़ ओनली 6,000 रुपीज़। हर 6 महीने में आपको 6,000 रुपये यहाँ पर भरना होगा आपका एज अ PhD फीस। और उसके अलावा क्या होता है कि जैसे आपने एनरोलमेंट यहाँ पर ले लिया, उसके बाद आपको कोर्स वर्क कंप्लीट करना होता है जिसमें आपके एग्जाम्स होते हैं। आपको PhD में एक ही सेमेस्टर में एग्जाम देने होते हैं, दैट इज़ फर्स्ट सेमेस्टर, जिस पीरियड को हम बोलते हैं कोर्स वर्क। तो जैसे आप लोग कोर्स वर्क करते हो, कोर्स वर्क कंप्लीट होने के विद इन 6 मंथ्स आपको अपनी साइनॉप्सिस कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। साइनॉप्सिस में क्या होता है, साइनॉप्सिस में आपको बताना होता है कि मैं अपने PhD में ये वाला काम करने वाला हूँ या ये वाला काम करने वाली हूँ। मतलब आपको अपना टॉपिक डिसाइड करना होता है और कैसे वो कंप्लीट करना है, मीन्स आपका प्लान ऑफ वर्क आपको उसमें बताना होता है। जब आपकी साइनॉप्सिस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही यू आर एलिजिबल टू रजिस्टर्ड इन MRSPTU एज अ PhD स्कॉलर। तो उस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको देने पड़ते हैं 25,000, ठीक है। तो एक होगी हमारी एनरोलमेंट फीस, दैट इज़ 31,000, जो कि हम स्टार्टिंग में देंगे जब हमारा इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप क्लियर करेंगे अपना कोर्स वर्क के बाद आपको कंप्लीट करनी होगी अपनी साइनॉप्सिस। उसके बाद आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे और उस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको देने पड़ते हैं 25,000, ठीक है। इसके अलावा जो पर सेमेस्टर आपकी फीस है दैट इज़ 6,000 रुपीज़। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही शेयर करना चाहती थी कि अगर कोई भी स्टूडेंट है किसी भी स्ट्रीम के, अगर वो चाहते हैं कि वो MRSPTU से PhD करें, तो उनको कौन सा टेस्ट क्लियर करना है, उनको यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलो कम टीचिंग एसोसिएट स्कॉलरशिप लगती है और इतना उनका एक्सपेंस आता है। तो ये मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। आई होप मैंने आप सभी के डाउट्स अच्छे से क्लियर किए हों। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है रिगार्डिंग PhD इन MRSPTU बठिंडा और रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप दैट इज इट, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर करूँगी। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ। बाय बाय।